कामसूत्र भाग 5 पारदारिक अध्याय 1 स्त्री पुरुष शीलावस्थापन प्रकरण। पराई स्त्री के साथ संभोग करने की इच्छा रखने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि वह स्त्री मिल सकती है या नहीं। उसको पाने में कहीं किसी तरह का संकट तो नहीं आ सकता। वह स्त्री संभोग करने के लायक है भी या नहीं। उसे अपने वश में करने के बाद उस पर मेरा असर कैसे पड़ेगा और मुझे उससे क्या फायदा होगा। जब पुरुष किसी पराई स्त्री को देखकर उत्तेजना में भर जाता है तो उसे उस समय सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब उसे महसूस हो कि अब मैं उससे संभोग कर बिना नहीं रह सकता, तब जाकर उस स्त्री के साथ संभोग करना चाहिए। व्यवहार के लिए उत्तेजना के 10 स्थान हैं। स्त्री को देखकर आंखों में प्यार छलक जाना, मन का भटक जाना, उसे हासिल करने की कसम लेना, रात में नींद न आना, शरीर से कमजोर होते जाना, जब चीजों से मन हट जाना, शर्म न करना, पागलपन पैदा हो जाना, बेहोशी छाना और मृत्यु हो जाना उत्तेजना के 10 स्थान हैं। जो पुरुष पराई स्त्री से संभोग करते हैं वह पहले ही स्त्री की सूरत और उसके हाव भाव को देखकर पता कर लेते हैं कि वह पवित्र स्त्री है या पराये पुरुषों में दिलचस्पी रखने वाली स्त्री है। आचार्य वात्स्यायन के मुताबिक स्त्री के शरीर और शरीर पर पड़े हुए निशानों को देखकर ही पता किया जा सकता है कि वह किस किस्म की स्त्री है। आचार्य गोणिका पुत्र के अनुसार जिस तरह से स्त्री किसी बहुत ही सुंदर, गुणी, सभ्य और धनवान पुरुष को देखकर उस पर मोहित हो जाती है, उसी तरह से पुरुष भी किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर अपने दिलो जान छिड़कने लगता है। वैसे तो स्त्री और पुरुष की यह प्रवृत्ति एक जैसी है, लेकिन स्त्रियों में दूसरे पुरुषों की तरफ आकर्षित होने की यह प्रवृत्ति ज्यादा होती है। स्त्री धर्म अथवा अधर्म की कोई परवाह नहीं करती, वह सिर्फ कामना ही करती है, लेकिन मिलने पर अपने अंदर कोई दोष देख लेती है और फिर नहीं मिलती, क्योंकि देखे हुए दोष को देखने का स्त्री का शील होता है। जब कोई पुरुष स्त्री से मिलने की कोशिश करता है तो वह चाहते हुए भी खुद ही पीछे हट जाती है। जब पुरुष उस स्त्री से बार बार मिलने की कोशिश करता है तभी जाकर वह उससे संबंध स्थापित करती है। बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो पराई स्त्री के साथ संभोग करना तो चाहते हैं, लेकिन समाज आदि के डर के कारण ऐसा नहीं कर पाते। ऐसे पुरुष को अगर कोई स्त्री खुद ही संभोग के लिए कहती है तो भी वह उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करते। स्त्रियां सिर्फ अपने शरीर की आग को मिटाने के लिए दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं, लेकिन पुरुष स्त्री के साथ संभोग करने के बाद फिर से गमगीन हो जाता है। अगर पुरुष किसी स्त्री को आसानी से पा लेता है तो वह उसके आदर नहीं देता, लेकिन अगर कोई स्त्री उसको नहीं मिलती तो वह उसको पाने के लिए कोशिश करता रहता है। व्यावर्तन कारण प्रकरण निम्नलिखित कारणों से स्त्रियां दूसरे पुरुषों को पाने की इच्छा नहीं करती। अगर कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष को चाहती भी है तो भी उसके पति का प्यार उसको उसके पास जाने से रोक लेता है। दूध पीने वाले बच्चे का प्यार भी उसे रोक देता है। जब स्त्री जवानी को पार कर लेती है तो वह भी दूसरे पुरुष के पास जाने से रुक जाती है। अगर स्त्री दुखी है तो भी वह दूसरे पुरुष के पास नहीं जाती। जिस स्त्री का पति उसे अपने से कभी जुदा नहीं करता वह स्त्री भी दूसरे पुरुष के पास नहीं जाती। कहीं अपमान करने के लिए तो नहीं बुलाया है, इस तरह का गुस्सा करके भी दूर हो जाती है। वह जिस पुरुष के पास जाना चाहती है, अगर उसे यह लगता है कि मैं उसे हासिल नहीं कर सकूंगी तो भी वह उस पुरुष के पास जाने का ख्याल छोड़ देती है। वह आदमी किसी और स्त्री से प्रेम कर रहा है या किसी और स्त्री के पास जा सकता है, यह सोचकर भी स्त्री उसके पास जाने का ख्याल अपने मन से हटा देती है। उसे लगता है कि वह पुरुष तो अपने दोस्तों की ही बुराई करता है, उनको अपनी सारी बात बता देता है, इसलिए वह उससे दूर जाने में ही अपनी भलाई समझती है। मृगी जाति अर्थात छोटी योनि वाली स्त्री पुरुष को ज्यादा उत्तेजक समझकर या उसके लिंग को बहुत ज्यादा समझकर डर के कारण उसके साथ संभोग करने से हट जाती है। उसे लगता है कि वह पुरुष तो संभोग की हर कला में निपुण है, इस वजह से शर्म के कारण वह उसके साथ संभोग नहीं करती। उसको पुरुष और अपनी दोस्ती याद आ जाती है, इसलिए वह पीछे हट जाती है। उस पुरुष को नीचा जाति का समझकर वह उससे दूर होना ही सही समझती है। हस्तिनी स्त्री अर्थात ज्यादा गहरी योनि वाली स्त्री को जब यह पता चलता है कि इस पुरुष का लिंग छोटा है अर्थात वह शश जाति का है तो वह उसके साथ संभोग करने का इरादा त्याग देती है। उसे लगता है कि मेरे इस पुरुष के साथ संबंध बनाने से उस पर कुछ विपत्ति न आ जाए, यही सोचकर वह उस पुरुष से दूर हो जाती है।
अगर मेरे पति को या मोहल्ले वालों को इस बात का पता चल गया कि मैं किसी दूसरे पुरुष के साथ नाजायज संबंध बना रही हूँ तो मैं घर से निकाली जा सकती हूँ। इस डर से भी स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने का इरादा त्याग देती है। उसे लगता है कि इस पुरुष को मेरे पति ने ही मेरे बारे में पता करने के लिए नहीं भेजा है। उसके मन में धार्मिक भावना आ जाने के कारण भी वह दूसरे पुरुष का ख्याल अपने मन से हटा देती है। स्त्री के अपने से दूर जाने के कारणों के अपने अंदर रहते हुए भी उनको हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए निम्नलिखित है। अपनी चालाकी के द्वारा स्त्री पर अपनी कमजोरियां और दोषों को प्रकट नहीं होने देना चाहिए। जिन कारणों से पुरुष को अपने पास आती हुई स्त्री भी नहीं मिलती, उसे सबसे पहले अपने अंदर के उन कारणों को दूर करना चाहिए। पुरुष की जिस असमर्थता के कारण स्त्री उसे न मिल रही हो, उसे उसकी असमर्थता को दूर करने का तरीका बता देना चाहिए। ज्यादातर आत्मसम्मान की रुकावट को स्त्री से ज्यादा परिचय बढ़ाकर दूर कर देना चाहिए। परिभव की भावना से पैदा हुई रुकावट को समझदारी से दूर कर देना चाहिए। पुरुष के प्रति स्त्री में जो अविश्वास की भावना है, उन्हें अपनी नम्रता दूर कर देनी चाहिए। भययुक्त रुकावटों को आश्वासनों से दूर कर देना चाहिए। पराई स्त्री को अपने वश में करने वाले लोग, कामसूत्र को जानने वाले, कहानी सुनाने में चालाक, अच्छा खासा जवान, बचपन की दोस्ती, सही बोलने वाला, खेल खेलने में विश्वासी, जो स्त्री कहे वही कहे, मनचाही चीजों को लाकर देने वाला, सौभाग्यशाली हो, पहले दूध का काम कर चुका हो, जिसे चाहता हो उसे गुपचुप तरीके से मिल चुका हो, किसी अच्छी स्त्री का प्यार पा चुका हो, स्त्री के साथ उसका पालन पोषण भी हुआ हो, पड़ोसी, क्रियाशील नौकर, नया दामाद, धाई की पुत्री या पति, नाच नौटंकी देखने में रुचि रखने वाला, स्त्रियों को उपहार देने वाला, हट्टा कट्टा बहादुर, अपनी प्रेमिका के लिए जान की बाजी लगाने वाला, विद्या, गुण, रूप और भोग में स्त्री से बढ़कर हो, जिसका अच्छा वेश हो, संभव कलाओं में निपुण हो और मर्मज्ञ हो। जिस प्रकार पुरुष अपने उपायों के कामयाबी के बारे में सोचता है, उसी तरह उसे यह भी सोच लेना चाहिए कि जिस स्त्री को वह चाहता है उसे वह मिल सकेगी भी या नहीं। अवसाध्य योषित प्रकरण। हर समय घर के दरवाजे पर खड़ी रहने वाली स्त्री, आसानी से वश में आने वाली स्त्री, छत से सड़क की ओर देखने वाली, आने जाने वालों को देखने वाली, अपने युवा पड़ोसी के यहाँ पर जाकर गप्पे हाँकने वाली, किसी के द्वारा देखने पर टेढ़ी नजर से देखने वाली, अपने पति को पसंद न करने वाली, पति से नफरत करने वाली, बच्चा पैदा न करने वाली, जो स्त्री हर किसी स्त्री के साथ दोस्ती कर लेती हो, जो अपने मायके में ज्यादातर रहती हो, बचपन में विधवा होने वाली, जिसके बच्चे पैदा होकर ही मर जाते हो, नौटंकी, डांस आदि करने वालों की पत्नियां, जिसके बहुत सारे देवर हो, गरीब होते हुए भी जो बड़ी बड़ी चीजों का शौक रखती हो, जो अपनी खूबसूरती के आगे अपने पति को भी कुछ न समझती हो, जो अपने घर पर बहुत ज्यादा घमंड करती हो, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष को चाहती हो, जो स्त्री बुद्धि, विवेक और शील में पुरुष की बराबरी रखती हो, जिसे अपनी पसंद का पति न मिला हो, जो बिना किसी कारण के अपमान सहती हो, जिसका पति उससे कहीं दूर रहता हो, झगड़ालू स्वभाव का हो, नपुंसक हो, डरपोक हो, कद में छोटा हो, बदसूरत हो, दूसरी स्त्रियों की तरफ आकर्षित हो जाता हो, पढ़ा लिखा ना हो, लंबे समय से बीमार हो, ऐसी स्त्रियां दूसरे पुरुषों की तरफ आकर्षित हो जाती है। इस विषय के अंदर दो बहुत ही पुराने और मशहूर श्लोक है। यह बात तो स्वाभाविक ही है कि किसी भी सुंदर स्त्री को पुरुष चाहता है और किसी भी खूबसूरत पुरुष को स्त्री चाहती है। ऐसी इच्छाएं परिचय और उपायों द्वारा बढ़ाई जा सकती है और बुद्धि से उद्वेगों का संशोधन करके इस तरह की ख्वाहिश स्थायी बनाई जा सकती है। खुद को मिलने वाली सफलताओं को समझकर, स्त्री के हाव भाव, कटाक्ष का अंदाजा करके, मुश्किलों को दूर करने का उपाय करके पुरुष दूसरी स्त्रियों से संभोग करने में सफल हो सकता है। पराई स्त्रियों से साथ किसी तरह जान पहचान बनाई जा सकती है, उसके बारे में इस अधिकरण में बताया गया है। लेकिन पहले अध्याय में पहली स्त्री और पुरुष के शील स्वभाव की व्यवस्था बताई गई है। फिर उन कारणों के बारे में पता किया जाए जिनसे चाहने वाली स्त्री भी पुरुष से दूर रहती है। इसके बाद यह बताया जा रहा है कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो बिना किसी कोशिश के पराये पुरुष से सहवास करवाने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रसंग में वात्स्यायन ने संभोग की 10 दशाएं बताई हैं। यह 10 दशाएं जुदाई के समय होती है। यह जरूरी नहीं कि काम की ये 10 दशाएं सिर्फ पराई स्त्री से लेकर ही प्रवृत्त हुआ करती है। जहाँ कहीं भी इच्छा होती है वहीं संभोग की 10 दशाएं भी उत्पन्न हो जाती है।
आचार्य वात्स्यायन द्वारा बताई गई असली बात यही है कि युवक युवती अपना पराया कोई भी हो, मनचाहे चीज के न मिलने पर कामसूत्र का यह अधिकरण सर्वसाधारण दशाओं में लेकर प्रवृत्त हुआ है। इस अधिकरण का मकसद सिर्फ पराई स्त्री ही नहीं है, लेकिन चाहत की सर्वधारण चीजों को समझना चाहिए। आचार्य वात्स्यायन ने संभोग की जिन 10 दशाओं के बारे में बताया, वह सिर्फ पुरुष को ही नहीं परेशान करती बल्कि स्त्रियों को भी परेशान करती है, क्योंकि जिस तरह से पुरुष दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं, उसी तरह स्त्रियां भी दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखती हैं। अध्याय 2 परिचय कारण प्रकरण। कामशास्त्र के पुराने आचार्यों के मुताबिक जिस तरह से कुमारी युवती को अपने उपायों आदि से पाया जा सकता है, उसी तरह पराई स्त्री को बिना दूती की सहायता से स्वयं पाना मुमकिन नहीं है। आचार्य वात्स्यायन के मुताबिक स्वयं अपने बल पर स्त्री को पाना दूती की मदद लेने से ज्यादा अच्छा है। अगर स्वयं की कोशिश कामयाब नहीं हो पाती तो दूती की मदद ली जा सकती है। जिस स्त्री का चरित्र पहली बार खराब हुआ हो, उसे पाने में पुरुष ही समर्थ होता है, दूती नहीं। कभी हासिल करने वाली स्त्री से बात न हुई हो, उससे मिलना किसी भी तरह से पुरुष के वश में न हो तो फिर दूती का ही सहारा लेना पड़ता है। अगर पुरुष खुद स्त्री को पाने के उपाय करता है तो उसे पहले उससे मेलजोल और दोस्ती आदि बढ़ानी चाहिए। अगर बिना किसी कोशिश के स्त्री को देखा जाए तो उसे स्वाभाविक कहते हैं, और अगर उसे किसी उपाय आदि से देखा जाए तो उसे प्रयत्न कहते हैं। स्त्री को अपने घर के पास आते जाते देखना और स्वाभाविक और दोस्त मंत्र या डॉक्टर के घर के पास या विवाह यज्ञ उत्सव विपत्ति के मौके पर देखना प्रायत्निक दर्शन है। स्त्री का भाव दर्शन इस तरह करना चाहिए जब वह अपने बालों को खोलकर सुखा रही हो, नाखूनों से खुजला रही हो, अपने गहनों को ठीक कर रही हो, अपने नीचे वाले होठों को चबा रही हो, तब अपने दोस्तों के साथ स्त्री के उन भावों की नकल करने का नाटक करना चाहिए। दूसरे लोगों के बहाने उसकी बातें करनी चाहिए, अपने त्याग तथा भोग विलासों के बारे में बातें करनी चाहिए। दोस्त की गोद में लेटकर अंगड़ाई लेनी चाहिए, जमाई लेते हुए उसकी तरफ बाहों को मटकाना चाहिए, धीरे से बोलना चाहिए तथा उसकी बातें सुननी चाहिए। स्त्री की गोद में लिए हुए बच्चे को प्यार करना चाहिए तथा उसे खेलने के लिए खिलौने देने चाहिए। उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए, जो आदमी उससे बात करता हो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए तथा उसके द्वारा अपना मकसद हल कर लेना चाहिए। किसी भी काम के बहाने उसके घर पर आना जाना शुरू कर देना चाहिए। उसको ऐसा स्थान पर कामसूत्र के बारे में बातें करनी चाहिए कि जहां से स्त्री उसकी बातों को सुन तो सके, लेकिन यह न जान सके कि वह उसको देखकर ऐसी बातें बोल रहा है। उससे अच्छी तरह से जान पहचान होने के बाद उसे ऐसी चीजें देनी चाहिए जो उसके पास कुछ दिन तक रखी रहें। इसके बाद उससे यह चीज लेकर उसको दोबारा ऐसी चीजें रखने के लिए दें जो कि उसके पास ज्यादा दिनों तक रखी रहें। उससे प्यार, भरोसा और जान पहचान बढ़ाने के लिए रोजाना सामान को लेन देने का क्रम जारी रखे, जैसे इत्र, सुपारी, बाल बनाने के लिए कंघा आदि। ऐसी चीजों को उपयोग करने के लिए रोजाना मांगा जा सकता है। उसे अपने घर की स्त्रियों के साथ बातचीत या भोजन आदि करने में लगा देना चाहिए। इस प्रकार की कोशिशों को करते रहना चाहिए जिससे वह रोजाना दिखती रहे और उसका प्रेम और भरोसा भी बढ़ते जाए। सुनार, जड़िया, न्यारियां, नीलकर, रंगरेज, बढ़ई आदि से अगर स्त्री कोई काम कराने जाती है तो पुरुष को उससे कहकर कि मैं आपका यह काम करवा दूंगा कहकर उसे घर पर भेज देना चाहिए। इस तरह से स्त्री का काम करते हुए पुरुष को लोग बाग बहुत ही देर से समझ पाते हैं। एक काम को समाप्त किए बिना ही पुरुष को दूसरा काम शुरू कर देना चाहिए। स्त्री को जिन जिन कामों की जरूरत हो, जिन चीजों को वह पसंद करती हो, जिस काम आदि को वह सीखना चाहती हो, उनको पूरा करने, जानने तथा जानकारी रखने और कोशिश करने की अपनी योग्यता उससे जाहिर कर देनी चाहिए। पुराने रीति रिवाजों, वस्तुओं के गुणों की पहचान में उससे और उसके नौकरों से बहस करने से संकोच दूर होता है। अभियोग प्रकरण। जिस स्त्री से जान पहचान कर ली हो, जिसने संकेत तथा हाव भाव दिखा दिए हो, उसको उसी तरह से अपनाना चाहिए जैसे कि कन्या को पाने के अध्याय में बताया गया था। जिस स्त्री ने अपने शरीर के अंगों को दिखा दिया हो, जिसने स्वभाव जाहिर कर लिया हो, उसकी चीजों को उसके प्रेमी को भोगना चाहिए तथा प्रेमी की चीजों को स्त्री को उपभोग करना चाहिए। एक दूसरे को चीजें लेने देने की शुरुआत होने पर अगर स्त्री पुरुष को ज्यादा सुगंधित चीजें, अंगूठी, दुपट्टा और फूल देती है तथा जब वह अपने हाथ में रखा हुआ पान खा ले तो घूमने जाने की तैयारी करते समय उसके जूड़े में लगे हुए सुगंधित फूल मांगे,
इसके बदले में स्त्री अगर कोई सुगंधित या मनचाही चीज पुरुष को देती है तो उसे नाखून से उस पर निशान बना देना चाहिए। पुरुष और स्त्री को धीरे धीरे एकांत में मिलना जुलना चाहिए, आलिंगन और चुंबन आदि करना चाहिए, उसके गुप्त अंगों को छूना चाहिए। इसी को अभियोग कहते हैं। जहां पहले किसी और स्त्री से मिल चुके हो वहां उस स्त्री को मिलने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। इस विषय के बारे में 2 पुराने श्लोक हैं। जिस घर में स्त्री के पति को उसके नाजायज संबंधों के बारे में पता हो वहां पर आसानी से मिलने वाली स्त्री से मिलना भी ठीक नहीं है। मजबूत दिल वाली, डरपोक, भूरे भूरे घर वाली स्त्रियों को आत्मविश्वास लोगों को भूलकर भी नहीं पटाना चाहिए। जिन स्त्रियों से संभोग क्रिया करने की इच्छा रहती है वह 2 प्रकार की होती है। एक तो वह कन्या जिसने पहले कभी किसी पुरुष के साथ संबंध बनाए हो। उसको पाने के लिए पुरुष को दूती की मदद न लेकर स्वयं ही अपने उपायों को आजमाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि उस लड़की को कोई तजुर्बा नहीं होता, उसको आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सकता है। लेकिन जिन युवतियों को अनुभव होता है उनको दूती के जरिए से अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। वह सब इशारों को आसानी से समझ जाती है। स्त्री को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले उससे जान पहचान और प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए। उसको देखने और अपने आप को दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। स्त्री को इधर उधर जाते हुए देखना स्वाभाविक दर्शन है। जिस स्त्री से मिलने की ख्वाहिश हो उसके हाव भाव, अंग संचालन को देखकर अनुकरण करना चाहिए। उसको लक्ष्य मानकर किसी बच्चे को चूमना, आलिंगन करना आदि बाध्य परिचय कहे जाते हैं। इस तरह के बाध्य परिचय द्वारा धीरे धीरे बातें करना अथवा सिलसिला जोड़ना चाहिए। जब स्त्री से बाहरी परिचय हो जाता है तो उससे मिलने जुलने के मौके ढूंढने चाहिए। उसके घर आने जाने का सिलसिला चालू करना चाहिए। उसके बाद पान, सुपारी, इत्र जैसी चीजों के उसे रखने के लिए देना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का रोजाना लेन देन चलता रहता है। इसमें दोनों को एक दूसरे से रोजाना मिलने का मौका मिलता रहता है। आचार्य वात्स्यायन ने दूसरी स्त्रियों को पाने के लिए संकेतों और इशारों को बढ़ावा दिया है। काम शास्त्र ने इन संबंध के संकेत शब्द भी बनाए हैं, जैसे पुरुष का नाम न लेकर उसे किसी फल या स्त्री को किसी फूल के नाम से बुलाना। जैसे अगर वह ब्राह्मण जाति का है तो दाड़िम, क्षत्रिय है तो कटहल, वैश्य है तो केला और शूद्र है तो आम। ब्राह्मण स्त्री के लिए कंद पुष्प, राजकुमारी हो तो मालती, वैश्या हो तो मल्लिका, शूद्र कन्या हो तो कुमुदनी और व्यापारी की लड़की हो तो सरोज और मंत्री की लड़की हो तो उसे उत्पल कहकर पुकारना चाहिए। इन्हें भाषा संकेत कहते हैं। इन संकेतों का प्रयोग अपने मकसद को छिपाने तथा स्त्री पर प्रकट करने के लिए उस समय करना चाहिए जब कई लोग हो। चिट्ठी लिखने में भी इन भाषा संकेतों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा संकेतों के अलावा अंग संकेत, पुष्पमाला संकेत, तांबुल संकेत, वस्त्र संकेत तथा पोटली संकेत जैसे 5 और भी संकेत बताए गए हैं। अंग संकेत: अगर स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के हालचाल पूछना हो तो कान को छूना चाहिए। अपने प्यार को जाहिर करने के लिए उसके बालों में उंगली घुमानी चाहिए। प्रेमी की बेचैनी बताने के लिए छाती पर हाथ रखना चाहिए। सम्मान प्रकट करने के लिए माथे पर हाथ रखना चाहिए। मिलने के लिए अपने हाथ की मध्यमा उंगली को तर्जनी उंगली पर चढ़ा देना चाहिए। यदि बुलाना हो तो मुट्ठी बांधकर हाथों को जोड़ना चाहिए। किसी रोज के लिए हाँ करने के लिए तारीखों का संकेत करना चाहिए। कनिष्का उंगली हाथ की सबसे छोटी उंगली के पहले पोर से लेकर अंगूठे के आखिरी पोर तक 15 पोर होते हैं। प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक इनको 15 दिन माना जाता है। यह तारीख संकेत होते हैं। जब किसी तारीख को संकेत के जरिए बताना हो तो उसके लिए उंगलियों के पोरों की मदद लेनी चाहिए। दिशाओं का संकेत भी उंगलियों से किया जाता है। अंगूठा दिखाने से पहले दिशा का तर्जनी उंगली से दक्षिण, मध्यमा से पश्चिम, कनिष्का तथा उसके पास की उंगली से उत्तर दिशा का बोध होता है। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्ष अमावस का संकेत हाथों से करना चाहिए। बाएं हाथ को दिखाने से शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तथा दाएं हाथ को दिखाने से कृष्ण पक्ष अमावस्या होता है। इन अंग संकेतों को तब किया जाता है जब पुरुष स्त्री के पीछे पागल होकर उसकी गली के चक्कर काटता रहता है और स्त्री खिड़की से संकेत करती है। पुष्पमाला संकेत: अनुराग प्रकट करने के लिए लाल रंग के फूलों की माला, स्त्री से वैराग्य प्रकट करने के लिए गेरुए रंग के फूलों की माला, प्यार न मिलने पर काले धागे में पिरोए हुए फूलों की माला का आचरण करना। जब पुरुष इस तरह की माला को गले में डालकर स्त्री के सामने से निकलता है तो माला के संकेत से स्त्री पुरुष के मनोभावों को समझ जाती है।
माला को खुद पहनने के अलावा अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए दूतियों द्वारा स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पास फूल या फूलों की माला भेजते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच जो एक दूसरे को पान देने का आदान प्रदान होता है, उस बीड़े के 5 प्रकार होते हैं। पान की नसें निकालकर जो बीड़ा तैयार होता है उसे कौशल कहा जाता है। अंकुश के आकार के बीड़े को कंदर्प, चौरस बीड़े को परेक तथा चौकोर बीड़े को चतुरस्र कहते हैं। प्यार को जाहिर करने के लिए कौशल पान, आपस में दोस्ती प्रकट करने के लिए अंकुश, काम पीड़ा प्रकट करने के लिए कंदर्प तथा संभोग करने के लिए परेक पान का बीड़ा दिया जाता है। अभी मौका नहीं है कि इशारा चौकोना का पान बीड़ा मनोमालिन्य प्रकट करने के लिए बिना सुपारी का पान तथा प्यार को प्रकट करने के लिए सुपारी और इलायची मिलाकर पान देते हैं। रिश्ता तोड़ने के लिए पान को तोड़कर काले धागे में बांधा जाता है। संयोग का भाव प्रकट करने के लिए 2 पानों की नोकों को जोड़कर लाल धागे में बांध दिया जाता है। बहुत ज्यादा प्यार प्रकट करने के लिए पान के टुकड़ों को जोड़कर दिया जाता है। उसके अंदर केसर डाली जाती है और बाहर चंदन का लेप किया जाता है। वस्त्र संकेत। जब पुरुष अपने काम पीड़ित स्थिति स्त्री को बताना चाहता है तो इसके लिए कपड़ों में छेद करके संकेत दिया जाता है। लाल रंग के कपड़े अनुराग का संकेत और गिरवे रंग के कपड़े वैराग्य का संकेत होते हैं। बिछड़ने की हालत का संकेत फटे कपड़े पहनकर, मिलन का संकेत कपड़े में गांठ बांधकर अपने मन के भाव प्रकट करने चाहिए। वस्त्र संकेत को उस समय किया जाता है जब स्त्री और पुरुष अपने घर की छत पर खड़े होकर एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। पोटली संकेत। अपने प्यार को जाहिर करने के लिए खुशबू वाली चीजें, सुपारी, मेवा आदि की पोटली बांधकर दी जाती है। सुहागरात के दिन आज भी यह प्रथा प्रचलित है। ज्यादा प्यार को प्रकट करने के लिए छोटी इलायची, जावित्री और लौंग की पोटली बनाई जाती है। प्रेम के भंग हो जाने पर मूंगों की पोटली बनाई जाती है। बहुत ज्यादा पुरानी दोस्ती को जाहिर करने के लिए 2 मूंगों की पोटली में बांधा जाता है। जब कामजोर की पीड़ा प्रकट करनी हो तो कड़वी चीजों को पोटली बनाई जाती है। संभोग क्रिया करने का संकेत देने के लिए मुनक्का की पोटली तैयार की जाती है। अपने शरीर को समर्पित करने के भाव में कंपास की पोटली, जान लुटाने के लिए जीरे की पोटली, डर दिखाने के लिए भिलावा की पोटली, डर दूर होने की खबर देने के लिए हर्रे की पोटली का संकेत करना चाहिए। पोटली संकेत के लिए मोम की टिकिया बनाकर उसके ऊपर अपने हाथ की 5 उंगलियों को नाखूनों से निशान बनाकर लाल धागे से बांध देने को पोटली कहा जाता है। अध्याय 3 भाव परीक्षा प्रकरण। पुरुष जब किसी स्त्री से मिलता जुलता है तो उसे स्त्री के स्वभाव की और उसके भावों की जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि भाव ही चेष्टा का काम है। स्त्री और पुरुष के बीच की सलाह न प्रकट करने वाली चालाक दूती को साधना चाहिए। जो स्त्री पुरुष के साथ बिना मन के संभोग करती है तो उसे मुश्किल में फंसा हुआ समझना चाहिए और उसको धीरे धीरे उस मुश्किल से बाहर निकालना चाहिए। जो स्त्री पुरुष से नहीं मिलती लेकिन फिर भी पहले से ज्यादा सजती संवरती है तो पुरुष को उसे उसी तरह से मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। पुरुष को उसके इस भाव को जान लेना चाहिए कि उस स्त्री में जबरदस्ती संभोग कराने की प्रवृत्ति है। जो स्त्री पुरुष से कई बार मिल चुकी हो लेकिन फिर भी संभोग क्रिया करने में मना करती हो, पुरुष को उसे नीरस मिलन वाली स्त्री समझना चाहिए। उस स्त्री से संभोग करने के लिए मेलजोल बढ़ाना चाहिए। पुरुष के मन की वृत्तियां बदलती रहती हैं, इसलिए एक बार परिचय टूट जाने पर फिर दोबारा से जोड़ा जा सकता है। बहुत सी स्त्रियों की आदत होती है कि वह पुरुष से कई बार मिलने के बाद अचानक मिलना छोड़ देती है। वह न तो पुरुष से संभोग कराती है और न ही उसे मना ही करती है। वह ऐसा करती है तो समझती है कि मैंने कितना बड़ा काम किया। ऐसी स्त्री को या तो ज्यादा मेलजोल के जरिए संभोग करने के लिए तैयार करना चाहिए या फिर चालाक दूती से साधना पड़ता है। जो स्त्री पुरुष से मिलने पर उसे नजरअंदाज करती है या किसी भी बात के पूछने पर उसका सही तरह से जवाब नहीं देती तो पुरुष को ऐसी स्त्री से मिलना छोड़ देना चाहिए। कुछ स्त्रियां अपनी आदतानुसार पहले गुस्से में बात करती है लेकिन बाद में प्यार भी बहुत करती है। पुरुष को ऐसी स्त्रियों से संभोग करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। यदि स्त्री के साथ पुरुष प्राक क्रीड़ा जैसे आलिंगन या चुंबन आदि करता है लेकिन स्त्री उसके साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे कि वह कोई अनजान व्यक्ति है तो पुरुष को उसे मुश्किल में समझकर सब्र रखकर उसके संभोग करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पुरुष को अपने पास लेटी हुई स्त्री के ऊपर हाथ रख देना चाहिए। अगर वह संभोग करने की इच्छा रखती होगी तो वह पुरुष के हाथों को तुरंत ही हटा देती है, नहीं तो वह ऐसी पड़ी रहेगी जैसे कि कुछ पता ही ना हो।
सोती हुई स्त्री के ऊपर हाथ रखने के बाद पैरों को भी रख देना चाहिए। इसके बाद पुरुष को धीरे धीरे लेटे ही हाथ पैर रखने के बाद स्त्री के साथ आलिंगन भी करना शुरू कर देना चाहिए। यदि स्त्री पुरुष के द्वारा आलिंगन करते ही तुरंत खड़ी हो जाती है तथा दूसरे दिन नाराज सी न लगे तो पुरुष को समझ लेना चाहिए कि वह अब मिलना पसंद करती है, इसलिए पुरुष को उससे मिलते रहना चाहिए। अगर स्त्री संभोग से दूर भागती है तो दूती के द्वारा उसे साधना चाहिए। अगर बहुत दिनों के बाद मिलने भी स्त्री दोबारा मिलना चाहती हो, इशारा करती हो, हाव भाव प्रकट करती हो, तो ऐसी स्त्री से दोबारा मिलना जुलना शुरू कर देना चाहिए। जो स्त्री बिना मिले हुए भी अपने हाव भाव दिखाती हो, एकांत में अपने शरीर के अंगों को दिखाती हो, बोलते समय जिसकी आवाज में कंपी प्रतीत हो, जिसकी बोली मीठी हो, चेहरा पसीने से भीग जाता हो, पुरुष के हाथ पैर और सिर को दबाने लगे, तो पुरुष को समझना चाहिए कि वह उससे प्रेम करती है। जिस समय स्त्री के अंदर काम उत्तेजना पैदा होती है तो उस समय वह अपने पैर को दबाने लगती है, दूसरे हाथ से पुरुष को अपने शरीर को छूने का इशारा करती है तथा पुरुष के स्पर्श के बिना ही आश्चर्यचकित होती हुई दूसरे हाथ से भी पैर को दबाने लगती है। स्त्री नींद आने का बहाना करके दोनों हाथों से पुरुष का स्पर्श करके दोनों घुटनों के बल बैठती है और माथे को घुटनों पर रखती है। पुरुष के पैर को दबाती हुई अपने हाथों को पुरुष की जांघों की ओर बढ़ाती है, नीचे की तरफ लेकर नहीं आती तथा एक हाथ को उसकी जांघ के जोड़ में रखे रहती है। जिस समय पुरुष अपनी जांघों पर रखे हुए उसके हाथ को जोर से दबाती है तभी वह अपने हाथ को हटाती है। इस तरह पहले दिन वह स्त्री पुरुष से मिलकर दूसरे दिन फिर से उसका पैर दबाने के लिए आ जाती है। स्त्री के बहुत ज्यादा संजीदा होने की वजह से वह अपने भावों को छुपाकर ही अपनी प्रवृत्ति को दिखाती है। वह न तो स्वयं ज्यादा संपर्क स्थापित करती है और न ही पुरुष का ध्यान करती है। स्त्री यह समझती है कि दूसरा कोई व्यक्ति देख तो रहा ही नहीं है, इसलिए वह एकांत में अपने भावों को प्रदर्शन करती है तथा बाकी सारी जगह प्रचंड भाव प्रकट करती है। जो स्त्री पुरुष के पास रहकर सेवा करके भोग करने लायक हो, उसको अगर इशारे भी किए जाए वह फिर भी वैसी ही रहेगी, उसे दूती की मदद से ही साधी जा सकती है। जो स्त्री इशारे भी करे लेकिन फिर भी संभोग करने से पीछे हटे तो सोचना चाहिए कि वह अपने मन से यह बात कह रही है या सिर्फ नखरे दिखाने के लिए ही बोल रही है। सबसे पहले स्त्री से जान पहचान कर लेनी चाहिए, उसके बाद बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस बातचीत में ही एक दूसरे के भावों का आदान प्रदान कर लेना चाहिए। स्त्री के इशारा करने पर अगर उसका जवाब पुरुष को मिल जाता है तो उसे बिना किसी डर के स्त्री के साथ संभोग क्रिया करने में लीन हो जाना चाहिए। जो स्त्री पुरुष को इशारा करने के साथ ही अपने मन के भावों को भी जोड़ देती है, ऐसी स्त्रियां पहली बार की मुलाकात में ही संभोग करने के लिए तैयार हो जाती हैं। किसी स्त्री को गुप्त संकेत दिए जाएं और वह साफ जवाब दें तो समझ लेना चाहिए कि वह स्त्री संभोग करना चाहती है। जो स्त्री स्वभाव से ही शर्मीली हो, उसके अंदर किसी किस्म की चालाकी न हो और पुरुष की परीक्षा करती हो, तो ऐसी स्त्रियों के लिए सूक्ष्म विधि बताई गई है, क्योंकि यह तो साफ है कि ऐसी स्त्री कभी न कभी संभोग जरूर करवाएगी। जानकारी। महर्षि वात्स्यायन इस प्रकरण में ऐसी स्त्रियों के मन के भावों की परीक्षा करने के बारे में बताया, जिससे कि पुरुष संभोग करना चाहता है, उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, उससे दोस्ती बढ़ाना चाहता है, लेकिन शर्मीले स्वभाव के कारण वह अपने मन के विचारों को जल्दी पुरुष पर प्रकट नहीं करती, उसे अपने साथ संभोग कराने का अवसर भी नहीं देती। इससे यह बताया गया कि बहुत सी स्त्रियां कुछ ज्यादा ही शर्मीले स्वभाव की होती है। वह पुरुष से मिलती है, उसके साथ चुंबन और आलिंगन भी करती है, लेकिन पुरुष द्वारा संभोग करने के लिए कहने पर टाल मटोल करती रहती है। महर्षि वात्स्यायन के मुताबिक ऐसी स्त्रियों को पहले जान पहचान बढ़ाकर मिलना जुलना चाहिए। अच्छी तरह से जान पहचान होने के बाद वह स्वयं ही पुरुष के साथ संभोग करने के लिए तैयार हो जाती है। अध्याय 4 दूती कर्म प्रकरण। जो स्त्री पुरुष पर अपने भाव संकेतों को तो प्रकट कर चुकी हो, लेकिन फिर भी मिलने जुलने से डरती हो, तो उसे दूती द्वारा प्राप्त करना ही सही रहता है। दूती जिस स्त्री को पुरुष के लिए पटा रही हो, उसके घर के अंदर अच्छे बर्ताव का परिचय देकर प्रवेश कराना चाहिए। इसके अलावा कहानियों से, सुंदरता को बढ़ाने वाले तरीकों से, बातचीत से उसके खुश करना चाहिए। दूती को स्त्री के दिल में उसके पति के लिए बुरी बातें बोलकर नफरत आदि पैदा करनी चाहिए, जैसा कि तुम तो रूप का खजाना हो, तुमने क्या सोचकर ऐसे पति से विवाह कर लिया, तुम्हारा पति तो तुम जैसी खूबसूरत स्त्री का नौकर बनने लायक भी नहीं है।
दूती को स्त्री से उसके पति के बारे में जितनी भी बुरी से बुरी बातें हैं कहनी चाहिए कि तुम्हारा पत्नी कितना ठंडा है, वह सबसे जलता है, धूर्त है, वह सारे गंदे काम करता है आदि। अपने पति के जिस दोष को सुनकर स्त्री को बेचैनी होती है, नजर आए उसी दोष को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहिए। यदि वह स्त्री हो तो उसके पति पर शक होने का इल्जाम न लगाए। अगर स्त्री की योनि कम गहराई वाली होती है तो उसके पति पर छोटे लिंग होने का दोष नहीं लगाना चाहिए। उस समय पति के लिंग को बड़ा बताना ही दोष होगा। इस तरह अगर स्त्री बड़वा या हस्तिनी हो तो उसके पति को अश्व या वृषण बोलकर शश कहना ही सही होगा। गोणिका पुत्र के मतानुसार दूती को स्त्री का विश्वास पात्र बनकर अपने दूत कार्य से उसे अपने घर पर बुलाना चाहिए, लेकिन उस स्त्री को जो पहली बार किसी पराये पुरुष से मिलने की हिम्मत करती हो या अपनी गूढ़ भाषा को जाहिर न करती हो, स्त्री को अपने घर पर बुलाकर पुरुष के अच्छे स्वभाव और गुणों के बारे में बताना चाहिए। उसके मन के भावों को बताना चाहिए और संभोग के आदि में क्या भाव होता है और बीच में कैसा होता है और आखिरी में कैसा होता है। अगर स्त्री को अपने पति धर्म से हटता हुआ सब प्रतीत हो तो उससे इसी तरह से बात करनी चाहिए। दूती को स्त्री से कहना चाहिए कि तुम्हारी खूबसूरती पर एक पुरुष बहुत ही ज्यादा फिदा हो चुका है, वह बहुत ही अच्छे स्वभाव का है और अगर उसने तुझे हासिल नहीं किया तो वह तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। अगर दूती की ऐसी बातों को सुनकर स्त्री रोमांचित हो जाती है तो दूती को दूसरे दिन फिर से उसके मूड के अनुसार बातचीत करनी चाहिए। जब स्त्री दूती की बातों को सुनने में पूरी तरह से मशरूफ हो जाए तो उसी समय उसे पुराने समय की ऐसी स्त्रियों के किस्से कहानियां सुनाने चाहिए जो पराये पुरुष के साथ संबंध रखती हो। स्त्री के संभोग करने की जोरदार शक्ति, संभोग कलाओं में उसकी कुशलता, उसकी सौभाग्यशीलता तथा अच्छाइयों के बारे में बताकर ऐसी खूबसूरत स्त्री नाम लेकर बताना चाहिए कि वह उससे संभोग करा चुकी है। स्त्री को इतना बताकर फिर उसकी भाव आदि को भी परखना चाहिए। अपनी जिन कोशिशों के बल पर दूती स्त्री के भावों को पता कर लेती है उन्हें बताते हैं देखकर हंसती हुई बोलती है, आसन आदि पर आदर पूर्वक बैठने के लिए कहती है, कहाँ भोजन किया, कहाँ पर क्या किया, कहाँ बैठी, कहाँ पर सोई आदि पूछती है। एकांत में अपने आप को दिखाती है, कुछ सोचते हुए लंबी लंबी सांसें लेती हुई झमाई लेती है, प्यार का तोहफा देती है। अपने घर के खास कामों और पार्टी आदि में उसे बुलाती है। दोबारा से जाने के वादे पर वह उसे विदा करती है। पुरुष की चंचलताओं तथा धूर्तता को दोष कहती हुई दूती बताती है कि वह एक स्त्री पर तो कभी टिकता ही नहीं है। स्त्री मन ही मन में यह सोचती है कि पुरुष के देखने वेखने की बात दूती स्वयं ही छोड़े। दूती जब पुरुष के मन की बात बताती है तो धत्त कहकर हंस देती है, लेकिन यह नहीं कहती कि तुम्हारी चाहत पूरी हो जाएगी। इस तरह की भाव भंगिमाओं को देखकर दूती को स्त्री को पुरुष की उन्हीं पुरानी विशेषताओं को बताना चाहिए। जो स्त्री पुरुष के बारे में जानती न हो उसे प्रेमी के गुण बताकर और उसकी प्रेम कहानियां सुनाकर अपनी बातों के जाल में फंसाना चाहिए। श्वेत केतु और दालिक के मतानुसार जो स्त्री पुरुष से पूरी तरह से परिचित न हो उसके साथ दूती कार्य नहीं हो सकता। बाब्रव्याचार्यों के मुताबिक एक दूसरे को न जानने पर भी अगर भाव भंगिमा संकेत मिल चुके हो तो दूती कार्य हो सकता है। गोणिका पुत्र के मतानुसार बिना जान पहचान और संकेत के भी दूती कार्य हो सकता है। आचार्य वात्स्यन के मतानुसार बिना जान पहचान और संकेत कार्य के भी दूती कार्य हो सकता है। बिना जान पहचान के पुरुष स्त्री के लिए मनपसंद चीजें, पान, केशर, माला, अंगूठी और अच्छे कपड़े भेजने चाहिए। उपहार में दिए जाने वाले कपड़ों पर केसर के थापे और छाप मारनी चाहिए। मुलायम पत्तों पर कई तरह के अभिप्रायों की शक्लें बनाकर रति, क्रोध, शोक आदि प्रकट करना चाहिए। उन लेखों के अंतर्गत अपना मकसद और अपनी मनोकामना जाहिर करनी चाहिए। रवि आचार्यों के मुताबिक संभोग तो देव पूजन, देव यात्रा में जाते समय, जंगल में घूमते समय, पानी में तैरते समय, विवाह के मौके पर, यज्ञ, जश्न तथा मृत्यु के मौके पर, आग लग जाने पर, खेल तमाशों में करना संभव होता है। गोणिका पुत्र के मतानुसार सहेली, सदुवाइन, भिखारिनी, तपस्विनी आदि के घर में पुरुष और स्त्री का मिलना जुलना आसानी से हो सकता है। आचार्य वात्स्यन के मतानुसार अगर स्त्री के घर में घूमने का रास्ता पुरुष को पता हो तो उसके घर में ही संभोग हो सकता है। दूती के प्रकार: निसृष्टार्थ, परिमितार्थ, पत्रहारी, स्वयं दूती, मूढ़ दूती, भार्य दूती, मुख दूती और बाद दूती 6 प्रकार की दूती होती है।
निसृष्टार्थ दूती, जो पुरुष तथा स्त्री के अभिलषित मकसद को जानकर अपने दिमाग से काम करती है, उसे निसृष्टार्थ दूती कहते हैं। जिन स्त्री और पुरुषों में जान पहचान और मेल मिलाप रहता है, उन्हीं का काम करती है। स्त्री को भेजने पर बिना जान पहचान तथा मिलन के भी काम करती है। यदि यह दूती रूप, गुण, शील, उम्र में बराबर वाले स्त्री और पुरुष को अपनी तरफ से मिलाना चाहे तो मिला सकती है। परिमितार्था दूती, स्त्री और पुरुष से मिलन के किसी भी भाग को जानकर बाकी से उपाय खुद ही कर लेने चाहिए तो वह दूती परिमितार्थ कहलाती है। जहां पर स्त्री और पुरुष एक दूसरे के संकेत देख चुके हो लेकिन उनका प्रेम कभी कभी दिखाई पड़े तो उनको संभोग क्रिया कराने में परिमितार्था दूती काम करती है। पत्रहारी दूती, स्त्री और पुरुष के संदेश तथा पत्र आदि ले जाने का काम करती हो तो उसे पत्रहारी दूती कहते हैं। यह दूती उन स्त्री और पुरुषों के मिलने जुलने या संभोग करने की जगह तय करती है जो आपस में प्रेम के जाल में बन चुके हो या कितनी बार मिल चुके हो। स्वयं दूती, जब कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के पास किसी दूती को भेजती है तथा वह दूती स्वयं उस प्रेमी पर मोहित हो जाती है तो उसे स्वयं दूती कहते हैं। उससे ज्यादा परिचय न होने के बावजूद भी वह सपने में उससे संभोग करने की इच्छा रखती है तथा इस बात की निंदा करती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब तो आप मुझे कभी याद भी नहीं करते और अपनी पत्नी के पास ही भागते रहते हैं। अगर वह खूबसूरत होती तो उसे बुलाना भी सही था। वह इस बात को कहती हुई प्रेमी की पत्नी से जलन प्रकट करती है। भावभंगिमा जाहिर करने के लिए नाखून और दांतों के निशान बनाकर किसी चीज को पुरुष को देना चाहिए। रात में पान देते समय अपने प्यार का प्रतीक रागात्मक चीजों के द्वारा प्रदान कर दे तथा उससे कहे कि मेरे पिता ने पहले आपके साथ ही मेरी शादी करने का फैसला किया था, वैसे भी मैं आपकी पत्नी से कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। वह अकेले में पुरुष से इस प्रकार का अनुयोग करती है। खुद दूती को देखने और उससे संदेश लेने में एकांत होना जरूरी है। जो प्रेमिका संदेश प्रेमी से लाने के बहाने अभिसंधि करके प्रेमिका का संदेश सुनाने का उपक्रम करके प्रेमी को अपने ऊपर मोहित कर लेती है, प्रेमिका को अपने प्रेमी से मिलने नहीं देती, उसको भी स्वयं दूती कहा जाता है। स्वयं दूत, ऐसे ही पुरुष किसी पुरुष का संदेश ले जाने के बहाने स्त्री के पास जाता है और संदेश देने वाले पुरुष के बजाय खुद ही उसे अपने जाल में फंसा लेता है, इसे ही स्वयं दूत कहा जाता है। मूढ़ दूती, प्रेमी की मुग्धा प्रेमिका को भरोसा दिलाकर बिना किसी कोशिश के उसके दिल में छुपी हुई प्रेमी की बातें पूछकर संभोग की क्रियाएं सिखाए, मकसद जाहिर करने वाली श्रृंगार रचना कराए, पति से उसका झगड़ा करा दे, खुद ही उसे शरीर के अंगों में दांतों और नाखूनों से निशान बना दे, इसके बाद उस पर अपने मकसद को जाहिर करे, ऐसी स्त्री को मूढ़ दूती कहा जाता है। अगर कोई स्त्री ऐसी मूढ़ दूती से काम करा रही हो तो पुरुष को उसे बदल देने के लिए उसी के साथ संभोग क्रिया करनी चाहिए। भार्या दूती, पुरुष जिस स्त्री से संभोग करना चाहता हो उसके साथ अपनी पत्नी की जान पहचान करा के उसकी सबसे प्यारी सहेली बना देना चाहिए, फिर उसी से अपने भावों को परिचित कराएं। ऐसे मौके पर अगर वह स्त्री अपनी कुशलता का परिचय देती है तो उसे भार्या दूती कहा जाता है। स्त्री का भाव उसी के द्वारा माना जाता है। मूक दूती, जिसे अच्छाई और बुराई के बारे में ज्ञान न हो, ऐसी दासी आदि को अपनी प्रेमिका के घर खेलने के लिए भेज देना चाहिए। उस दासी के साथ प्रेमिका की जान पहचान हो जाने पर कर्ण पत्र अथवा माला में प्रेम पत्र रखकर नाखून तथा दांत के निशान बना दे। इस प्रकार काम करने वाली दासी को मूक दूती कहा जाता है। वात दूती, प्रेमिका की सांकेतिक भाषा श्लेष भाषा को जो उदासीन रहकर प्रेमिका को सुनाए तथा उससे उसी भाषा में जवाब भी मांगे तो उसे वात दूती कहते हैं। इस विषय के श्लोक हैं, विधवा घराने वाली भिखारिणी सगुन नायन आदि स्त्रियां किसी के साथ भी जल्दी घुल मिल जाती है और विश्वास पात्र बन जाती है और फिर दूती का काम करती है। दूती पति से पत्नी को झगड़ा करा दे, प्रेमिका को उससे मिलना चाहे, उसकी तारीफ करे, दूसरे स्त्रियों के सामने भी अश्लील चित्र आदि दिखाए, प्रेमी के संभोग तथा प्यार आदि का वर्णन करे, प्रेमिका से भी बढ़कर सुंदरी तथा अमीर स्त्रियों का वर्णन सुनाए कि वह प्रेमी पर मोहित है। इसके साथ ही प्रेमिका के कठोर निश्चयों को भी जाहिर करे। दूती अपनी बातों के द्वारा निंदित, हे परित्यक्त तथा अनाहत प्रेमी को भी फिर से प्रेमिकाओं का प्रेमी बना देने में माहिर बना देती है। जानकारी, इस अध्याय के पहले और दूसरे अध्याय में यह बताया जा चुका है कि पुरुष द्वारा जिस पराय स्त्री को वश में करने में अड़चने आती हो वहां पर उसे दूतियों का सहारा लेना चाहिए।
कामसूत्र के रचनाकार आचार्य वात्स्यायन 2 प्रकार की द्युतियां बताई, साधारण और खास। निसृष्टार्थ, परिमितार्था, पत्रहारी, स्वयं द्युति, मूढ़ द्युति, भार्या द्युति, मूक द्युति और वाद द्युति समेत 8 तरह की साधारण किस्म की द्युतियां होती हैं। द्युति को चाहिए कि वह पहले प्रेमिका को बहुत गहरी दोस्ती कर ले, उसकी ज्यादा से ज्यादा तारीफ करे और इसके बाद प्रेमी से बात करनी शुरू करे। कामसूत्र में 8 प्रकार की द्युतियों के बारे में बताया गया। इन द्युतियों का चुनाव कार्य, जरूरत और मौके की उपयोगिता को ध्यान में रखकर किया गया है। इनके लक्षण इस प्रकार से है। निसृष्टार्था, प्रेमी के इरादों को जानकर अपनी ही बुद्धि से जो कार्य को पूरा करती है वह निसृष्टार्था द्युति होती है। जब प्रेमी और प्रेमिका में आपस में देखा देखी बातचीत हो चुकी हो तब इस प्रेमी की उपयोगिता है। परिमितार्था, जिसको कुछ उपाय बताए जा रहे हो फिर जो कुछ बाकी रह जाता है उसे वह अपने तजुर्बे से समझकर प्रेमी और प्रेमिका का नजरिया बनाती है, उसे परिमितार्था कहते हैं। जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को देख तो लेते हैं लेकिन रोजाना नहीं और आपस में मिल भी नहीं पाते हैं तो उस समय परिमार्था द्युति उनको मिलाने की कोशिश करती है। पत्रहारी द्युति, जो द्युति प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम पत्रों को एक दूसरे पहुंचाने का काम करती है उसे पत्रहारी द्युति कहते हैं। जो प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा गहरे संबंध में बन चुके हों और आपस में संभोग भी कर चुके हो तो उनके बीच पत्रहारी द्युति यही काम करती है कि जिस समय प्रेमी या प्रेमिका की तरफ संभोग करने का निश्चय किया जाता है वह उसकी सूचना प्रेमी या प्रेमिका को दे देती है। स्वयं द्युति, जो स्त्री किसी संदेश आदि का बहाना करके पुरुष के पास में जाती है तथा वह उससे अपनी तारीफ करके या दूसरे तरीकों से प्रेमी को मोहित करके उसे संभोग करती है उसे स्वयं द्युति कहा जाता है। स्वयं द्युति का अर्थ है उसने अपने लिए स्वयं द्युति बन जाना। मूढ़ द्युति, स्त्री जब किसी पुरुष को चाहती है तो उसके अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए वह चालाक स्त्री प्रेमी की सीधी सादी पत्नी से प्रेम संबंध बनाकर प्रेमी की पसंद, उसका संभोग का राज आदि जानकर फिर उसी के अनुसार भाव भंगिमाएं कटाक्ष विलास करके अपने मकसद को पूरा कर लेती है। तब प्रेमी की सीधी सादी पत्नी मूढ़ द्युति कहलाती है। भार्या द्युति, जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को फंसाने के लिए उसके पीछे अपनी पत्नी को लगा देता है और फिर अपने मकसद को पूरा करता है उसे प्रेमी की पत्नी को भार्या द्युति कहा जाता है। भार्या द्युति मूढ़ द्युति ही बना करती है। मूक द्युति, किसी नादान अनजान नौकरानी या बालिका से माला या कान के फूल के भीतर छिपाकर प्रेम पत्रिका भेजी जाए तो उसे मूक द्युति कहा जाता है। वाद द्युति, जो प्रेमी और प्रेमिका अपने बीच की बातों को इशारों या किसी ऐसी भाषा में कहें कि जिसे दूसरे लोग न समझ पाए, इसके साथ ही अपनी बात भी उदासीनों की तरह सुना दे तो उसे वाद द्युति कहा जाता है। दूसरे अधिकरण में आचार्य वात्स्यायन ने ग्राम ब्रज प्रत्यंत योषिदश्च नागरस्य लिखकर देहाती, ग्वालिन और भिलनी वर्ग की स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले काम कला में निपुण नागरक को खलरत करने वाला बताया है। आचार्य वात्स्यायन की इस बात को सिरे से नकारते हुए एक भील युवक अपनी भील प्रेमिका से व्यंजनापूर्ण शब्दों में कहता है कि मुझ गरीब की यही प्रार्थना है कि कुछ युग्मों को पत्तों से न ढको। अध्याय 5, ईश्वर कामितम प्रकरण। राजा, मंत्री और विद्वान लोग दूसरों के घरों में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि प्रजा इनके चरित्रों को देखकर ही आचरण करती है। एक सामान्य नियम को तो सभी लोग जानते हैं कि तीनों लोग उगते सूरज को ही देखकर उठते हैं और सूरज के डूबने पर सो जाते हैं। राजाओं, मंत्रियों और विद्वानों को पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़ने जैसे बुरे कामों को नहीं करना चाहिए। उत्तेजना के कारण या किसी दूसरे कारण से अगर पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाएं, तो सही तरीकों को अपनाना चाहिए। गांव के युवा मुखिया, युवा अधिकारी या पटवारी का युवा पुत्र अगर गांव की किसी स्त्री को संभोग करने के लिए कहते हैं तो वह तुरंत ही तैयार हो जाती है। विद्वानों के मुताबिक ऐसी स्त्रियों को चरपणी कहा जाता है। तब चरपणी स्त्री कूटने, पीसने, पकाने के सामान को रखने, उठाने, घर की सफाई करने के लिए घर में प्रवेश करें। ऊन, रुई, अलसी, सूत लेने के लिए आए या जिस वक्त उनसे सारी चीजें रखवाई जा रही हो तो इन कामों को करते समय छोटे अधिकारी उनके साथ संभोग कर सकते हैं। जिस समय ग्वालिन दही बिलो रही हो तब ग्वाध्यक्ष उसके साथ संभोग कर सकता है। अनाथ, सन्यासिन या विधवा स्त्रियों से 7 सूत्राध्यत्र संभोग क्रिया कर सकता है। रात के समय नगर में क्या चल रहा है यह पता करने के लिए पहरा देता हुआ नगर अध्यक्ष घूमने वाली स्त्रियों से साथ संभोग कर सकता है। माल को खरीदते या बेचते समय बाजार का पण्याध्यक्ष बाजारू स्त्रियों के साथ संभोग क्रिया कर सकता है। बहुलाष्टमी, कौमुदी महोत्सव, सुवर्ण शतक आदि त्योहारों के दिन जिला, तहसील या राजधानी की रहने वाली और महलों में रहने वाली स्त्रियों के साथ अक्सर संभोग क्रिया होती रहती है।
उन क्रीड़ाओं में शराब आदि पीकर शहरी स्त्रियां अपने परिचय की महल की स्त्रियों से 7 अलग अलग गुप्त स्थानों में बैठकर समय बिताती हैं तथा वहां पर स्वागत सत्कार खाना पीना करके शाम को बाहर निकलती है। वहां पर राजा के द्वारा भेजी गई दासी उस स्त्री से बात करें जिसे महल में खासतौर पर राजा के साथ संभोग क्रिया करने के लिए जश्न के बहाने बुलाया गया हो। दासी को चाहिए कि उस स्त्री को महल की सुंदर चीजों को देखने में लगा दे। दासी को चाहिए कि उस स्त्री के घर जाकर जो राजा के साथ संभोग क्रिया करने के लिए आए हो पहले बता आए कि आप अब अगली बार महल में आएंगे तो आपको महल की सुंदर और सबसे कीमती चीजें दिखाई जाएंगी। मोतियों वाली फर्श, पेड़ों से भरी हुई वाटिका, अंगूर की लताओं का मंडप, समुद्र गृहम महल जिसकी दीवारों पर से पानी बह रहा हो, ऐसे चित्र जो निर्जीव होते हुए भी बिल्कुल असली लग रहे हो। हंस, चकोर, शेर, हिरण आदि पिंजरे में बंद जानवरों और पक्षियों को दिखाएं। जब कोई ना हो तो उसे राजा के बारे में बताना शुरू करें। उसे बातों ही बातों में यह भी बताएं कि राजा संभोग कला में कितना निपुण है। जब राजा उस स्त्री के साथ संभोग क्रिया कर ले तो उसके बाद दासी को उसे यह बता समझा देना चाहिए कि वह इस बात को किसी और को ना कहे। राजा जिस स्त्री के साथ संभोग करना चाहता हो अगर वह दासी के कहने पर राजा के पास नहीं आती तो राजा को खुद ही उससे मिलकर उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए और संभोग करने के बाद प्यार से उसे विदा करना चाहिए। राजा जिस स्त्री पर फिदा हो और उसका पति राजा की कृपा का पात्र बनने लायक हो तो दासी को के घर की दूसरी स्त्रियों को भी प्यार और सम्मान से महल में ले आना चाहिए। अध्याय 6 अंतःपुरी का वृत्त प्रकरण। सुरक्षा को देखते हुए राजाओं के महलों में बहुत ज्यादा सख्त पहरा रहता है ताकि वहां पर कोई दूसरा पुरुष प्रवेश न कर सके। इन महलों में एक राजा की कई रानियां रहती है। इस कारण से राजा सब रानियों की काम उत्तेजना शांत नहीं कर पाता और वह रानियां आपस में ही समलैंगिकता द्वारा अपनी काम वासनाओं की पूर्ति करती है। रानियां, धाय की पुत्री, नौकरानियां या अपनी सहेली को पुरुषों की तरह कपड़े आदि पहनाकर बैंगन, मूली या गाजर आदि को नकली लिंग के रूप में बनाकर उन्हें ऊपर लिटाकर नकली प्रकार के संभोग से अपनी काम उत्तेजना को शांत करती है। रानियां ऐसे पुरुषों को जिन्हें दाढ़ी मूछ नहीं आई होती को स्त्रियों के कपड़े पहनाकर अपने पास सुलाती हैं। राजा अपनी बहुत सी रानियों के साथ बिना इच्छा के ही नकली लिंग लगाकर एक ही रात में संभोग क्रिया करते हैं। लेकिन जो रानी राजा को बहुत ही प्रिय होती है उसके साथ वह पूरे जोश से और प्राकृतिक संभोग क्रिया करता है। अगर किसी पुरुष को संभोग करने के लिए कोई स्त्री नहीं मिलती तो वह जानवरों जैसे बकरी, कुतिया या घोड़ी के साथ या हस्तमैथुन करके अपनी काम उत्तेजना को शांत करता है। नौकरानियों के साथ राजमहल की रानियां नागरिकों को भी अक्सर अपने महल में बुला लेती हैं। धाय की पुत्रियां या रानियों के साथ नकली संभोग क्रिया करने वाली उनकी सहेलियां नागरिकों को लालच देकर महल में ले आती हैं। वह उन नागरिकों को रानी के पास महल में ले जाने के लिए पूरी तरह से विश्वास दिलाती है कि इस वक्त महल में कोई नहीं है, महल में पहुंचने का एक सुरंग वाला रास्ता है, पहरेदार गहरी नींद में है आदि। अगर महल में आने का या जाने का रास्ता आसान न हो या खतरों वाला हो तो रानी के महल के भीतर किसी पुरुष को प्रवेश नहीं कराना चाहिए क्योंकि उससे उस पर किसी प्रकार की विपत्ति आ सकती है। आचार्य वात्स्यायन के मुताबिक महल में प्रवेश करने में चाहे किसी प्रकार का खतरा न हो या वहां जाना बहुत आसान हो फिर भी नागरिक को वहां पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत ज्यादा खतरा मोल लेने का काम है। अगर नागरिक को रानी के महल में जाना ही हो तो उसे पहले पता कर लेना चाहिए कि उस महल में भागने का कोई रास्ता है या नहीं। महल के साथ बड़ा सा जंगल तो है ना, राजा महल में तो नहीं है, पहरेदार गहरी नींद में है या आपस में बात करने में मशरूफ है। इसके अलावा महल में प्रवेश कराने वाली रानी की सहेली या दासी साथ में ही होनी चाहिए। अगर नागरिक को महल में प्रवेश कराने की सुविधा मिलती है तो उसे वहां पर रोजाना आना जाना चाहिए। महल में आने जाने वाले नागरिक को बातों में महल के पहरेदारों से दोस्ती कर लेनी चाहिए। महल में आने जाने वाले किसी दासी आदि को देखकर अगर नागरिक को यह महसूस होता है कि यह मुझ पर फिदा है तो उसे अपने झांसे में लेने की कोशिश नागरिक को करनी चाहिए। उस पर नागरिक को झूठा प्यार जताना चाहिए। अगर वह कुछ समय तक नहीं मिलती हो नागरिक को ऐसा दिखाना चाहिए कि वह उसके गम में कितना परेशान है। नागरिक इसी तरह को अपनाकर महल की दूसरी दासियों आदि को भी अपने झांसे में लेकर उनसे दूतीपन का काम ले सकता है। नागरिक को अपनी सुरक्षा के मद्देनजर राजमहल में जा रहे राजा के गुप्तचरों को पहचान लेना चाहिए। अगर दूती जा नहीं सकती तथा स्वीकृति सूचक संकेत कर देती है तो नागरिक को ऐसी जगह खड़ा होना चाहिए जहां पर दूर से दिखाई पड़ता हो। अगर उसकी आंखें दूती के साथ नहीं मिलती तो उसका वहां पर बेकार में खड़ा होना व्यर्थ है।
उसी स्थान पर खड़े रहने से जिन पहरेदारों के साथ नागरिक की दोस्ती है, उन्हें उसी द्वितीय को देखने का बहाना कराना चाहिए। अगर चाहने वाली दासी आदि नागरिक पर बार बार नजर गड़ाता है तो नागरिक को भी अपने भावों आदि को उसे दिखाना चाहिए। जिस रानी के पास नागरिक जाता है उसकी दासी की नजर जिस जगह पर पड़े उस जगह पर नागरिक को चित्र बनाने चाहिए। ऐसे गीत श्लोक आदि लिखने चाहिए जो किसी प्रेमिका पर उसके प्रेम के प्यार को जाहिर करते हैं। इसके अलावा अपने नाखून और दांत लगी हुई गेंद गुड़िया जैसे खिलौने को अपने नाम के अंगूठे के साथ रख देना चाहिए। रानी की उस दासी के द्वारा दिए गए जवाब को देखने के बाद ही नागरिक को महल के अंदर प्रवेश करना चाहिए। रानी की दासी जिस स्थान पर ज्यादा चक्कर लगाती हो नागरिक को वहां पर छिपकर बैठना चाहिए, नहीं तो नागरिक को पहरेदार आदि का भेष बनाकर महल में घुस जाना चाहिए, या फिर नागरिक को महल में ले जाने वाले सामानों के बीच में छुपकर महल में जाना चाहिए। महल में घुसने के और बाहर निकलने के उपाय महल में ले जाने वाले सामान की गाड़ी में छुपकर शराब आदि की महफिल में आते जाते हुए लोगों के साथ महल में घुस जाएं और उनके जाते समय भी उनके साथ ही निकल जाएं। राजमहल की दासियां जब किसी काम को कराने के लिए भागदौड़ कर रही हो, पहरेदारों को बदलते समय, राजा के कहीं शिकार या लंबी यात्रा पर जाने के बाद ऐसे मौकों को तलाशते नागरिक को जब यह मौका मिले तो उसे इनका फायदा उठाना चाहिए। अपरांतक देश की रानियां खूबसूरत और संभोग क्रिया में निपुण पुरुषों को अपने महलों में प्रवेश करा लेती थी क्योंकि वहां पर ज्यादा पहरेदार नहीं होते थे। आभीर राजा के महल में आने जाने वाली रानियां महल के क्षत्रिय रक्षकों को अपने जाल में फंसाकर अपने शयन कक्ष में ले जाती हैं। विदर्भ राज की रानियां सिर्फ अपने पेट से पैदा हुए पुत्र को छोड़कर किसी से भी संभोग क्रिया कर लेती हैं। स्त्री राज्य की रानियां केवल अपने जाति के पुरुषों के साथ ही संभोग क्रिया कराती हैं, दूसरों से नहीं। गौड़ देश की रानियां अपने नौकर, ब्राह्मण, दोस्त तथा चेटों के साथ भी संभोग क्रिया करा लेती हैं। हिमालय के दून की राजाओं की रानियां यहाँ के बहादुर युवक पहरेदारों को धन का लालच देकर महल में प्रवेश करवाती हैं। सिंधु देश के महलों में जो नौकर या नागरिक प्रवेश कर सकते हैं उनके साथ वहां की रानियां संभोग क्रिया करती हैं। अंग, बंग तथा कलिंग देश में महलों में जब ब्राह्मण पूजा पाठ के लिए आते हैं तो तब रानियां उनसे पर्दे में ही बात करती हैं और इसी बातचीत में वह उसे संभोग के लिए राजी कर लेती है। प्राच्य देश की 8-10 रानियां इकट्ठे होकर किसी खूबसूरत और संभोग कला में निपुण युवकों को अपने पास रखती है। इन्हीं कारणों की वजह से अपनी पत्नियों की अच्छी तरह से देखरेख करनी चाहिए। आचार्यों के मुताबिक पूरी तरह से काम कला में निपुण लोगों को ही रानी के महल और राजमहल का रक्षक बनना चाहिए। गुणिका पुत्र के मुताबिक महल के पहरेदार के वफादार होते हुए भी वह धन के लालच में या किसी तरह के डर के कारण किसी शख्स को रानी के महल में प्रवेश करा दे तो क्या हो। इसलिए अनेक मुताबिक सिर्फ काम कला की परीक्षा न लेकर उसके डर की परीक्षा भी करनी चाहिए। वात्सायन के अनुसार अपने स्वामी के खिलाफ विद्रोह नहीं करना धर्म है, लेकिन उसे भी डर से छुड़ाया जा सकता है। इस तरह से जो बहादुर तथा धर्मात्मा हो उन्हीं को रानी के महल का पहरेदार बनना चाहिए। भाभ्रवीय आचार्यों के मुताबिक दूसरे लोगों के द्वारा कही गई बातों का बहाना बनाकर कहने वाली तथा अपने मन की बातों को छिपाने वाली स्त्रियों से अपनी रानी महल की रानियों के व्यवहार और पवित्रता आदि का पता लगवा लेना चाहिए। वात्सायन के मुताबिक बुरे लोग तो स्त्रियों को फंसाते हैं, इसलिए सदाचारियों को बिना वजह ही बदनाम नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा गप्पे मारना, नियम को तोड़ना, स्वेच्छारित पुरुषों के साथ निसंकोच साव भाव से रहना, बातें करना, पति के घर से बाहर चले जाने पर अकेले रहना या बुरी स्त्रियों के साथ मिल जाने से स्त्रियां बुरी बन जाती है। पराई स्त्रियों को किस प्रकार से फंसाया जाता है, उनके सभी तरीकों को इस बताए गए प्रकरण के अनुसार पढ़कर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के बारे में धोखा नहीं खा सकता। इस प्रकरण में यह बताया गया कि पराई स्त्री से संबंध दोनों घरों को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए किसी समझदार पुरुष को इस बुरे काम में लीन होने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। स्त्रियों के सतीत्व की परीक्षा करने के लिए और पुरुषों की भलाई के लिए इस प्रकरण को पेश किया जा रहा है, इसलिए इसमें बताए गए उपायों का प्रयोग किसी को दूषित करने में न किया जाए। पिछले प्रकरण में पराई स्त्री से संभोग करने वाले लोगों की कोशिशों, दूतियों की भयंकर साजिश, राजाओं की स्वेच्छाचारिता, रानीवास की रानियों की कपट लीलाओं का जो वर्णन किया गया, उसका अर्थ यही है कि इन सब रहस्यों को जानकर, पढ़कर, महसूस करके लोगों को धोखे में नहीं फंसाना चाहिए। उनका फर्ज है कि अपनी पत्नियों के चरित्र की सुरक्षा सावधान रहकर करते रहना चाहिए। अथ भाग 5 पारदारिक समाप्तम।